बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। कल DGISPR साहब कह रहे थे वो झूठ है कि पाकिस्तान की फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सजा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फहम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बल्कि जो तौहीने अदालत की उन्होंने दरखास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाप्त नहीं हो रही। तौहीने अदालत की दरखास्त भी नहीं सुनी जा रही, तो यहां तक तो सूरत पहुंची हुई है। तो निजाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। देखिए रिजवी बरादरान की तरह आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफीन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जाम हक कर दें, शहीद कर दें, और वहां से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहां पे भाई हैं, खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहां गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है, इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। देखिए सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। यानी ये सियासतदानों ने कहा कि जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की उतनी सियासत तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने जनरल बाजवा को 1-2 साल में करते हुए देख ली। और आसिम मुनीर साहब भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो DGISPR का जो बयान है वो गलत बयान नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का या जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सियासत से गहरा ताल्लुक है, और पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है उसमें मरकजी किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए ना 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगाया, ये कारपोरेशन वालों ने तो नहीं लगाया पाकिस्तान में, या महकमे डाक वालों ने तो नहीं लगाया, या कोई ट्रैफिक वार्डन आ गए थे उन्होंने आगे मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नैलों ने लगाया ना 4 मरतबा मार्शल लॉ, हुकूमतें गिराई बनाई सारा कुछ किया, ये मिलिट्री जर्नैलों ने किया, कोई महकमा तालीम ने तो नहीं किया था, या स्कूल के हेडमास्टरों ने मिलकर तो मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा दिया था। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने लगाया था, और पाकिस्तान के जर्नैलों ने ये जो किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने ही किया। तो लोग अब एतबार करते नहीं है, और उसकी वजूहात भी है। देखिए जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अयाशी में लगे हुए। एक बड़ी जबरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब ने, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास मसाइल भी ज्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं। लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वजीर आला ने, या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अयाशी वाला महंगा जहाज नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज, जो अयाशी वाला जहाज है, वो खरीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज लिया। तो देखें ना इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से कहां गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है। जब दिल करेगा जूते पॉलिश करेंगे, इक्तदार में आ जाएंगे। झूठे वादे कर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। 300 यूनिट तक इन्होंने पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त देनी थी। ये वादे मैंने आपको निकालकर सुनाए हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा निकालकर सुनाए हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करनी थी पाकिस्तानियों को। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और इस्तेकाम पार्टी, इन्होंने वादे किए हुए थे कौम के साथ कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आया करेगा, फारिग। अब जो 300 यूनिट तक की बिजली है उसको इतना महंगा कर दिया कि 5-5, 6-6 गुना लोगों को बिल आ रहे हैं। बल्कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी बीच में रह गई थी IMF के ऑर्डर के ऊपर, वो सब्सिडी भी अब ये खत्म कर रहे हैं।
یہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کہ جو بجلی مفت دینی تھی اس کے اوپر اضافی نہ صرف ٹیکسز لگا دیے بلکہ اس کے اوپر جو تھوڑی بہت بچت تھی، جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، پاک فوج اور عوام کے بیچ میں جو ایک خلیج پیدا ہوئی، یہ جرنیلوں کی سیاست کی وجہ سے ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی لوگ کسی سیاستدان کی وجہ سے یا کسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کے نظریے کی وجہ سے پاکستان کی فوج سے دور ہو گئے یا ایک جو خلیج پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جرنیلوں نے ایسی گھٹیا سیاست کی پاکستان میں جس کی وجہ سے عوام فوج جیسے ادارے سے دور ہو گئی۔ حالانکہ یہ قربانی بھی دیتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے دور ہو گئے اور وہ چیزیں کھل گئیں جو ماضی میں کبھی نہیں کھلی تھی کہ ان کے بے شمار کاروبار ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں، اپنے مفادات ہیں، یہ چیزیں کبھی نہیں کھلی تھی۔ مثال کے طور پہ یہ وزیر آباد میں یہ احمد بوبک صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اس میں ساری کہانی ہے۔ وزیر آباد کے اندر مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی اور اس میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مارکہ حق نے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ایک طرف مریم نواز کا فوٹو ہے، ایک طرف فیلڈ مارشل آصم منیر کا فوٹو ہے۔ تو 5 بندے یہاں پہ سویلین ہیں اور 5-6 بندے جو ہیں وہ یہاں پہ ٹوٹل 10 کے قریب بندے ہیں، باقی جو ہیں وہ ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں۔ تو تھوڑے سے ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں اور تھوڑے سے سویلین ہیں، یہ 10 لوگ ریلی نکال رہے ہیں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ملک میں جہاں پہ 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ فوج کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا فوجیوں نے قربانی دینا بند کر دی؟ کیا فوجیوں نے اپنی ٹریننگ بند کر دی؟ کیا انڈیا حملہ کرے گا تو فوج نہیں لڑے گی؟ کیا کوئی اور حملہ کرے گا تو فوج جواب؟ سارا کچھ تو ویسے ہی ہے۔ اصل میں جرنیلوں نے جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ کر دیا، اس کی وجہ سے جرنیل جس ادارے سے تعلق رکھتے تھے اس ادارے سے عوام متنفر ہو گئی اور دور ہو گئی۔ یہ پاکستان کی فوج کو سوچنا پڑے گا کہ فائدہ لے جاتے ہیں چند جرنیل، وہ اپنے گھر بھر لیتے ہیں، وہ اپنے فائدے لے لیتے ہیں، وہ اپنے مفادات کما لیتے ہیں، وہ ایکسٹینشنیں لے لیتے ہیں، وہ استثنا لے لیتے ہیں، ان کی موجیں لگ جاتی ہیں، وہ پوری دنیا میں تعلقات بنا لیتے ہیں، انہیں گفٹ بھی ملتے ہیں، لیکن بطور ادارہ فوج کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو فوج کو سوچنا پڑے گا کہ جب تک وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہیں گے وہ غیر مقبول ہوتے رہیں گے، عوام ان سے دور ہوتی چلی جائے گی، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں، یہ آئی ایس پی آر نے نغمہ جاری کیا اسے 6 دن پہلے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آئی ایس پی آر کا نغمہ آتا تھا نا تو 24 گھنٹے کے اندر 3 ملین لوگ اس کو دیکھ لیتے، یعنی 50 60 70 لاکھ لوگوں کا دیکھنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ 6 دن سے نغمہ لگا ہوا ہے آئی ایس پی آر کا سوشل میڈیا پہ اور یہ کو 50,000 لوگوں نے دیکھا ہے۔ 6 دن ہو گئے اس نغمے کو لگے ہوئے آئی ایس پی آر کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے جو آفیشیل چینل ہے 6.5 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں، 6.5 ملین، اور 1 لاکھ لوگوں نے بھی اس نغمے کو نہیں سنا، اس کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ ان کو تو فائر وال بھی نہیں لگتا، ہمیں تو چلو پاکستان میں فائر وال لگ جاتا ہے، موبائل فون کمپنیوں کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ روکو ان کی ویڈیوز کو، مختلف طریقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہماری ویڈیوز کو روکتے ہیں، ریسٹرکشن لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آئی ایس پی آر کی ویڈیوز کو تو کوئی نہیں روکتا نا۔ تو 50,000 تک یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی فوج کو کہ لوگوں کو پاکستان کی فوج سے دور کرنے کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ پاکستانی تو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، پاکستانی تو سیدھے سیدھے لوگ ہیں، یہ وہ جرنیل ذمہ دار ہیں جنہوں نے ادارے کو استعمال کیا ہے۔ بہرحال سوچیں گے جتنی جلدی اتنا اچھا ہے۔ عمران خان صاحب کے 2 کیسز جن کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہیں، ان دونوں کیسز کی اپیلیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے جا رہی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بڑے لمبے عرصے سے، یعنی سال سے زیادہ ہو گیا عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسز بالکل ٹھہرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ یہ کیسز جاتے ہیں تو یہ اڑ جائیں گے، عمران خان صاحب ان کیسز میں رہائی پا لیں گے۔ اب یہ دونوں کیسز لگ گئے ہیں اور ایک ہی دن لگ گئے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی 9 کیسز میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، 7 یا 8 کیسز تھے غالباً، ایک بشرا بی بی کا بھی تھا۔ تو عمران خان صاحب کے ایک اور عدالت سے جو لوور کورٹ ہے وہاں پہ 9 مختلف کیسز کے اندر یا 8 مختلف کیسز کے اندر ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، جس میں 9 مئی کا بھی تھا، اس کے اندر کیس تھا آزادی مارچ والا بھی، اس کے اندر دیگر کچھ اور کیسز تھے۔ تو ڈیفرنٹ ٹائم کے حوالے سے عمران خان صاحب کے، اور جعلی ڈیسیزیں بنانے کا ایک کیس تھا۔ تو یہ سارے کیسز میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی پہلے ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے 2 کیسز، جن میں ایک کیس، یہ الگ الگ عدالتیں ہیں، ایک کیس صبح 9 بجے ابھی لگا ہوا ہے جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کے سامنے، توشہ خانہ والے کیس کی اپیل، اور اسی کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں، اور دوسرا کیس جس میں وہ گرفتار ہیں یا قید کاٹ رہے ہیں وہ القادر کیس کی اپیل ہے، اور یہ دونوں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان، یہ ڈویژن بینچ ہے جو یہ کیس سنے گا، اور اس کا وقت ہے 11:30 بجے۔ تو ایک کیس لگ رہا ہے
9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आजाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए, आज नहीं हो जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आजाद होकर, फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन दो केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था, वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत ऐवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बाद वगैरह, तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज कर दी, इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा, और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लियामान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला भी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, और तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है, उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है और ये बड़ी अजीब चीज है जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत-ए-हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में आईएसआई ने मीडिया को वीडियो बयान भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और आईजीपी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो आईएसआई कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर आईएसआई ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो आईएसआई ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया।
اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں، اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی۔ 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے، جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا۔ اس کے علاوہ کئی کوششیں اور کی گئی ہیں۔ 3 سال عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں عمران خان صاحب نے جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے۔ اچھا، یہ بات ویسے اور بھی سرکل سے میں نے سنی ہے، اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے۔ اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کی گئی اور